गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत मैं कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इस सिद्धांत के बारे में आपको समझाऊंगी। कार्ल मार्क्स जो थे वो हीगल के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हीगल के अनुसार जब विचारों में परिवर्तन आता है तभी संपूर्ण समाज में परिवर्तन आता है, ऐसा हीगल कहते हैं। अतः हीगल विचारों को आगे और फिजिकल चीज़ों को पीछे रखते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक बाद अर्थात विचार, प्रत्येक बाद में उसका विरोधी बाद छुपा रहता है, जिसको वाद और प्रतिवाद कहा जाता है। मतलब कोई भी विचार जो होता है उसमें उसका विरोधी विचार भी होता है। जैसे कि कोई विचार किसी व्यक्ति ने व्यक्त किया तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस विचार से सहमत नहीं होते हैं, वो उसके विरोध में विचार से सहमत होते हैं। तो वही चीज़ है कि वाद और प्रतिवाद, या विचार या विरोधी विचार। तो कुछ दिनों में ही उसका विरोधी वाद उभर कर सामने आ जाता है और दोनों में ही तर्क और वितर्क शुरू हो जाता है। अतः एक नए विचार का जन्म आरंभ हो जाता है और उसे जो है क्या कहते हैं, संवाद। तो ये दोनों के गुण लेकर नए रूप में सामने आता है। कौन आता है? संवाद। ये तीन चीज़ें इन्होंने बताएंगे, वाद, प्रतिवाद और संवाद। मार्क्स ने भौतिकवाद की व्याख्या समाज के परिप्रेक्ष्य में की है। मार्क्स कहते हैं कि हीगल के अनुसार संपूर्ण जगत मनुष्य के विचारों की उपज है। अर्थात मनुष्य का मस्तिष्क सारे संपूर्ण जगत का निर्माण करता है। वो मनुष्य को सिर के बल खड़ा करते हैं। और मार्क्स के अनुसार क्या है कि विचारों की उपज के लिए मानव का शारीरिक अस्तित्व आवश्यक है। शारीरिक अस्तित्व के लिए कुछ बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। और फायरबाख के अनुसार क्या है कि भौतिक पदार्थ ही संसार का आधार है। ये ऐसा मानते हैं। ये फायरबाख का भौतिकवाद है। जबकि हीगल के अनुसार क्या है, मेन विचार मतलब वाद। तो मार्क्स जो है वो भौतिकवाद की व्याख्या करते हैं और हीगल का खंडन करते हैं, हीगल के विचारों का खंडन करते हैं। और एक तरीके से हीगल और फायरबाख दोनों के विचारों से ही इनका विचार निकला है मार्क्स का भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स इस पूरी व्याख्या को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? मार्क्स कहते हैं कि इसी प्रकार जिस प्रकार से इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने समाज की दो मूलभूत संरचनाओं की बात कही है। पहला है अधोसंरचना और दूसरी है अधिसंरचना। अब ये अधोसंरचना क्या होती है? अधोसंरचना ये नींव का कार्य करती है, यानी समाज के आधार की। इसके अंतर्गत आती है समाज की आर्थिक संरचना। मतलब ये कहती अधोसंरचना में समाज की नींव का कार्य क्या करती है? आर्थिक संरचना। ये आर्थिक क्रियाकलाप को ही समाज को आधार मानते हैं। समाज का आधार क्या मानते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप। और दूसरा है अधिसंरचना। अधिसंरचना में क्या है? जो अधिसंरचना के चारों ओर होती है, जैसे राजनीतिक संरचना, कानूनी संरचना, मनोरंजनात्मक संरचना, ये इन सब संरचना को अधोसंरचना कहते हैं। अधिसंरचना अधोसंरचना के ऊपर आश्रित होती है। आर्थिक संरचना ही सभी संरचनाओं को निर्धारित करती है। बताया ना कि इनके जड़ में होती है, इनकी नींव होती है। यही मार्क्स का भौतिकवाद है। मार्क्स कहते हैं कि जब आर्थिक संरचना में परिवर्तन आएगा तभी सभी संरचनाओं में परिवर्तन आएगा, अर्थात समाज में भी परिवर्तन आएगा। जब आर्थिक स्थिति व्यक्ति की बदलती है तो उसके रहने सहने का ढंग या उसके क्रियाकलापों का ढंग भी बदल जाता है। आर्थिक
अवस्था में परिवर्तन द्वंद्ववाद के माध्यम से आता है, क्योंकि आर्थिक संरचना में ही अंतर्विरोध छुपा रहता है। यही मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जो समाज के परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। ये द्वंद्ववाद जो होता है 3 नियमों के आधार पर चलता है, जो जिससे आर्थिक संरचना में परिवर्तन आता है। ये अब 3 नियम कौन से हैं, ये इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें इनका वर्णन करूँगी। थैंक यू।